ये वो मुल्क है जहाँ बिस्मिल्लाह खान की शहनाई संकट मोचन के मंदिर में गूंजती है। बिल्कुल। ये वो मुल्क है जहाँ मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी। ये वो मुल्क है जहाँ रसखान को पढ़ के हम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं। ये वो मुल्क है जहाँ मोहम्मद रफ़ी गाना गाते हैं, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम तेरा नाम एक सांचा दूजा न कोई। ये वो मुल्क है और भारतीय जनता पार्टी आपकी उस पहचान को ख़त्म करना चाहती है। मैं समझता हूँ कि जब आप राजनीति में हैं, सार्वजनिक जीवन में हैं, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं, तो जेल और मुकदमा सरकार का ये दो ऐसा हथियार है जिसको बर्दाश्त करने के लिए, जिसका सामना करने के लिए हम लोगों को अंदर से तैयार रहना चाहिए। नफ़रत की बुनियाद पे हिंदुस्तान नहीं बन सकता। हमारी खूबसूरती क्या है? विविधता में एकता भारत की विशेषता, हम ये कहते हैं। एक ऐसा मुल्क जहाँ अलग अलग जातियों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और मिलकर एक साथ रहते हैं। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। बिल्कुल। बाहर जाइए तो आपकी पहचान यही है। लोग मतलब जिसको कहते हैं हैरान हो जाते हैं, आश्चर्यचकित रहते हैं कि कैसे इतने सारे लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं। अब एक पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो आपकी इसी खूबसूरती को मिटाने पे लगी हुई है दिन रात। तो कहीं ना कहीं वो भारत की पहचान को ख़त्म करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके खिलाफ तो सबको मिलजुल के लड़ना पड़ेगा। आप बहुत ही अच्छे गायक भी हैं, कम से कम जोश भर देते हैं युवाओं में। कुछ चंद लाइनें जो आपको आज मन में हो। बहुत शुक्रिया संजय भैया। नमस्कार। आपने चुनावी दौड़ भाग के बीच में जब चारों तरफ प्रचार का माहौल है, आपने हमें टाइम दिया सर्दी की एक सुबह में। आपका स्वागत है। धन्यवाद। और मैं कई दिनों से आपके कार्यक्रम देख रहा था, पार्टी के अलग अलग साथियों के साथ, आंदोलन के अलग अलग साथियों के साथ, तो मुझे भी लगा कि समय निकाल के आपसे बातचीत करनी चाहिए। और बड़े अच्छे तरीके से आपने पुरानी तमाम उन यादों को ताज़ा किया जो सबके लिए जानना ज़रूरी है। बिल्कुल। इसका हमारी कोशिश यही है कि कार्यकर्ताओं तक, पार्टी के कैडर तक और जो नौजवान अब आम आदमी पार्टी को देश के भविष्य की एक उम्मीद की तरह देख रहे हैं, उन तक आप सबका संघर्ष, आप सबका जीवन और आप सबकी सहजता, जिस तरीके से आप अपना जीवन जीते हैं, हम लोगों ने करीब से देखा, लेकिन सबको ये मौका नहीं मिलता। उन सब तक ये मैसेज पहुँचे कि कैसे आम आदमी पार्टी का हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता अपने आप में एक मिसाल है। निश्चित रूप से एक बहुत ज़मीनी आंदोलन से शुरुआत हुई और यहाँ तक का सफ़र हम लोगों ने तय किया है और इसमें बहुत बड़ा योगदान लोगों का रहा है। तो कैसे ये पूरा सफ़र तय हुआ, ये जानना एक अच्छा और सुखद अनुभव सबके लिए होगा। आपकी समाज सेवा की यात्रा कहाँ से शुरू हुई भैया? मैं तो अगर आप बात करें तो पढ़ाई के बाद 94 से मैंने अपने शहर सुल्तानपुर में एक आज़ाद समाज सेवा समिति के नाम से हम लोगों ने संस्था बनाई और उसके ज़रिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, गर्मियों में निःशुल्क प्याऊ चलाना, ठंडियों में रजाई का वितरण, कंबल का वितरण करना, अलाव जलाना, अस्पताल में जो मरीज़ आते थे उनकी सेवा करना। तो 94 से उस संस्था के माध्यम से मैंने अपना काम शुरू किया, अपने सामाजिक जीवन की यात्रा शुरू की और उसमें फिर जो भारत के शहीद हैं, शहीद आजम भगत सिंह, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद खुदीराम बोस, इनकी याद में अलग अलग तरीके के आयोजन करते थे हम लोग, गोष्ठियाँ करते थे या कुछ जनहित का कार्य इनकी याद में करते थे। तो यात्रा शुरू हुई वहाँ से। उसके पहले पढ़ाई लिखाई के दौरान ज़रूर थोड़ा बहुत प्रयास करते रहे, लेकिन सही से अगर आप पूछेंगे तो 94 से जब पढ़ाई कंप्लीट हो गई और उसके बाद फिर सामाजिक जीवन शुरू हुआ। बहुत कम लोगों को पता है कि आप पेशे से इंजीनियर हैं। हाँ, लेकिन उसका तो कोई काम किया नहीं, नौकरी की नहीं, तो इसलिए वो ज़्यादा पता नहीं किसी को।
और उड़ीसा में मैंने पढ़ाई की, माइनिंग इंजीनियरिंग में, वहाँ से डिप्लोमा किया। बहुत सारे साथी वहाँ के भी आज भी कनेक्ट हैं हमसे। और उसमें ये था कि बाहर से जाके, यूपी से जाके उड़ीसा में रहना, पढ़ना और उसके बाद फिर नौकरी में जाना, तो ये एक अलग तरह की ज़िंदगी थी जिसमें मुझे लगा कि शायद अंदर से वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, अंदर से वो संतुष्टि नहीं मिल रही है जो मैं करना चाह रहा था। तो इसलिए फिर इस रास्ते पे आ गया। तो 1994 से ये आपने यात्रा शुरू की, करीब 25 साल तो पूरे हो चुके हैं इसको। हाँ, 25 साल हो चुके हैं। कैसा रहा सफ़र? खट्टा मीठा अनुभव रहा जीवन का, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि कभी इस बात का अफसोस नहीं हुआ कि अपनी ज़िंदगी का समय मैंने बर्बाद किया या इसकी कोई सार्थकता नहीं रही, जीवन ऐसे ही चला गया, ये महसूस नहीं होता। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अलग अलग आंदोलनों से जुड़ के, सामाजिक कार्यों से जुड़ के इतना सारा काम करने का मौका मिला, इतना सारा लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिला, वो एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा जीवन का। और वो एक संतुष्टि अंदर से रहती है कि शायद एक भी दिन ज़िंदगी का ऐसा नहीं जाता जिसमें हम लोग सार्वजनिक कामों में हिस्सा ना लें या लोगों के साथ उठना बैठना जुड़ना ना हो। मतलब अगर कभी हफ्ते भर किसी बीमारी की वजह से भी ऐसा निकल जाता है कि कार्यकर्ताओं से मुलाकात ना हो, लोगों से मुलाकात ना हो, तो जैसा लगता है कि नीरसता आ गई है जीवन में। तो ये अच्छा रहा, कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि यहाँ तक के अपने सफ़र से संतुष्ट हूँ। परिवार में कौन कौन है आपके? माताजी हैं, पिताजी हैं, 2 बहनें हैं, एक छोटा भाई है, पत्नी, 2 बच्चे, ये पूरा परिवार है। आपके भाई, मैंने सुना है वो कैलिफोर्निया में है इस समय। हाँ, भाई हमारे कैलिफोर्निया में है, यूएस में, वो एक कंपनी में है, माइक्रोसॉफ्ट में है वो। और हम उनकी वाइफ जो है वो वहाँ साइंटिस्ट हैं, तो दोनों अच्छी नौकरी कर रहे हैं उधर। बहुत बढ़िया। उनके भी 2 बच्चे हैं। आपके दोनों पेरेंट्स टीचर रहे हैं सरकारी स्कूल में? जी, पिताजी हमारे इंटर कॉलेज में रहे हैं और मदर हमारी जूनियर हाई स्कूल में रही। दोनों रिटायर हो चुके हैं और उनका आशीर्वाद अभी भी मेरे ऊपर है। तो सुल्तानपुर आपका कितने समय में चक्कर लगता है? सुल्तानपुर जाना होता रहता है। अब तो खैर जब से अरविंद जी ने यूपी की जिम्मेदारी दी है तब से लगातार जाना होता है, लेकिन लखनऊ आसपास कहीं भी गया तो कोशिश करता हूँ कि घर चला जाऊँ, तो जाना होता रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि आंदोलन के दौरान और जब अन्ना जी का आंदोलन चल रहा था, उसके बाद जब पार्टी बनी तो एक समय ऐसा आया कि 9-10 महीने तक मैं घर नहीं जा पाया था। अच्छा। तो लगातार ये दौर था वो जब पार्टी उस वक्त बन रही थी 12 से 13 के दौरान, तो उस समय 9-10 महीने तक घर नहीं जा पाया था, लगातार यहाँ पार्टी के काम में लगा हुआ था। लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसे मौका लगता रहता है तो घर जाने का मौका लगता है। उस दरमियान आपकी फैमिली एज एन भाभी कहाँ थी, दोनों बच्चे कहाँ थे? भाभी बच्चे घर पे ही थे, गांव में, सुल्तानपुर में। यहाँ। अच्छा, आप अकेले यहाँ रहते थे? जी, मैं यहाँ अकेले ही रहता था। मनीष जी का एक घर था और कुमार भाई का घर था, अरविंद जी का घर था, तो मिला के रहता था, कभी किसी के यहाँ कभी किसी के यहाँ। फिर राधे श्याम जी हमारे एक साथी थे कार्यकर्ता विकासपुरी में, तो उनके घर लंबे समय तक रहा और वहाँ पे फिर वहाँ काफ़ी कार्यकर्ता वहाँ भी आ जाते थे, जुटते थे, तो उनके यहाँ रह के पार्टी का काम किया। फिर वहाँ से जब हनुमान मंदिर वाला दफ्तर बना कनॉट प्लेस में, तो चूँकि बहुत ज़्यादा काम था उस वक्त, वर्कलोड ज़्यादा था, तो उसी में एक कमरा था ऑफिस में ही ऊपर, उसी कमरे में मैं रहता था, देखा मैंने। नीचे दिनेश बाघेला जी रहते थे, तो दोनों लोग उसी ऑफिस में ही रहते थे। और कई बार ऐसा होता था कि उस टाइम में विकास योगी भी साथ में रहता थे, जो अभी मीडिया का काम देखते हैं। तो कई बार ऐसा होता था कि रात में 2 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं, फिर सुबह 5-6 बजे ही लोग आ जाते थे, 7 बजे, तो फिर ठीक से
मतलब रेस्ट नहीं मिलता। रेस्ट भी नहीं मिल पाता था। और जब 13 का चुनाव हम लोग जीते तो मुझे याद है कि उस वक्त तो हालत ये थी कि एक छोटा सा कमरा था नीचे, और फिर वहाँ मैं शिफ्ट हुआ। उसमें दिन भर, मतलब सुबह से शाम हो जाती थी, 20-20 लोग, 25-25 लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे बातचीत हो रही है। उसके बाद अरविंद जी के इस्तीफे के बाद तय हुआ कि भाई 14 का इलेक्शन लड़ना है। तो उसमें सारे लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा भीड़ उस समय होती थी ऑफिस में, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होता था। मुझे याद है आपका जहाँ कमरा भी था ऊपर, उसके बाहर किचन थी, क्योंकि तो वहाँ खाना वाना खाने के लिए हाँ, खाना वाना खाने के लिए लोग जमा होते रहते थे। हाँ, होते रहते थे। कार्यकर्ता लोग। तो कई बार, एक बार तो ये जगदीप जो हमारे विधायक थे और चीफ विप थे, तो वो रात में मुझसे करीब 1 बजे के आसपास मिलने आए। तो उस वक्त तक मैं कहीं बाहर निकला हुआ था कुछ काम से, फिर लौट के आया तो ठंड का महीना था, रोटियां वोटियां सूख गई थी बिल्कुल। तो खाना, क्योंकि इंतज़ार करके वो लोग चले जाते थे, बंसल जी वगैरह। तो मैंने कहा भाई भूख लगी है, मैं खाना खा लूँ। तो उसने देखा तो बड़ा भावुक हो गया, कहने लगा कि भाई इस परिस्थिति में आप रह रहे हैं, ये